नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे दौर की बात करने वाले हैं जब पहली बार एक पूरे राष्ट्र का विचार, एक सपना लोगों के मन में शक्ल ले रहा था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक देश जो इतना बटा हुआ था, जाति में, धर्म में, अमीर गरीब में, वो सब एक साथ एक दुश्मन के खिलाफ कैसे खड़ा हो गया? चलिए इसी कहानी की परतों को आज हम साथ मिलकर खोलते हैं। हमारी आज की चर्चा इन 6 हिस्सों में बटी होगी। हम शुरू करेंगे उस जागरण से, फिर गांधी जी के एक नए रास्ते को समझेंगे, देखेंगे कि पहला बड़ा विद्रोह कैसे हुआ, स्वतंत्रता की ओर मार्च करेंगे, ये भी जानेंगे कि स्वराज का सपना कैसे एक टूटा हुआ आईना था, और अंत में समझेंगे कि इन सब से एक राष्ट्र का निर्माण कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, जागरण। आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थीं, वो कौन सी चिंगारी थी जिसने पूरे देश में असंतोष की आग को हवा दी? इसका जवाब पहले विश्व युद्ध के असर में छिपा है। लोगों को लग रहा था कि भाई चलो, पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ, अब शायद मुश्किलें कुछ कम होंगी। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। अंग्रेजों ने रक्षा खर्च का सारा बोझ आम लोगों पर डाल दिया। नए कर्ज लिए गए, टैक्स बढ़ा दिए गए, यहां तक कि इनकम टैक्स भी शुरू हो गया। सोचिए, चीजों की कीमतें दोगुनी हो गई। आम आदमी के लिए तो जीना दूभर हो गया। और जो सबसे ज्यादा चुभने वाली बात थी, वो थी गांवों से जबरदस्ती सेना में भर्ती। इसने तो जैसे गुस्से की आग में घी ही डाल दिया। और अब ये आंकड़ा देखिए, ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये उस तबाही की कहानी है जो देश ने उस दौर में झेली। 1921 की जनगणना के मुताबिक अकाल और फ्लू महामारी की वजह से करीब 120 से 130 लाख लोगों की जानें गईं। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी थी जिसने लगभग हर घर को छुआ। इसी निराशा और गुस्से के माहौल के बीच जनवरी 1915 में एक नया चेहरा भारत लौटा, महात्मा गांधी। और उनके साथ था संघर्ष का एक बिल्कुल नया, एक बिल्कुल अलग तरीका। और वो तरीका था सत्याग्रह। ये एक क्रांतिकारी विचार था। सत्याग्रह का मतलब था सत्य के लिए आग्रह करना। इसका मूल सिद्धांत था कि अगर आपका मकसद सच्चा है, अगर आपकी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, तो आपको जुल्म करने वाले से लड़ने के लिए किसी शारीरिक बल की जरूरत ही नहीं है। खुद गांधी जी के शब्दों में अगर कहें तो सत्याग्रह कमजोरों का नहीं, बल्कि आत्मबल से मजबूत लोगों का हथियार था। ये बिना नफरत के, बिना हिंसा के अपने विरोधी का दिल जीतकर संघर्ष में सफल होने का रास्ता था। तो ये तो था विचार। अब देखते हैं कि इस अहिंसक हथियार का पहला बड़ा राष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल कैसे हुआ, और ये हुआ असहयोग आंदोलन के रूप में। इस समय रेखा को देखें तो पता चलता है कि कैसे एक के बाद एक घटनाओं ने आंदोलन की जमीन तैयार की। 1919 के रॉलेट एक्ट से लेकर 1930 के नमक मार्च तक हर घटना एक अगली कड़ी थी। इस आंदोलन की जो पहली और सबसे बड़ी चिंगारी थी, वो था 1919 का रॉलेट एक्ट, एक ऐसा काला कानून जो अंग्रेजों को किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में रखने का अधिकार देता था। और फिर इसी के बाद हुआ जलियांवाला बाग का वो भयानक हत्याकांड। जनरल डायर के हुक्म पर शांति से सभा कर रहे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गईं। इन 2 घटनाओं ने सच में पूरे देश को हिला के रख दिया। और आंदोलन की शुरुआत तो देखिए कितनी जबरदस्त थी। छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़े, वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। आलम यह था कि विदेशी माल का आयात लगभग आधा हो गया, पर कुछ व्यावहारिक दिक्कतें भी थीं। जैसे खादी का कपड़ा मिल के कपड़े से महंगा था, जिसे गरीब लोग नहीं खरीद सकते थे। और फिर अंग्रेजी संस्थानों के बदले में कोई भारतीय स्कूल कॉलेज थे नहीं, तो धीरे धीरे लोगों को वापस अपनी नौकरियों और पढ़ाई पर लौटना पड़ा। और यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आती है, गांधी जी का अहिंसा पर अटूट विश्वास। जब फरवरी 1922 में चौरी चौरा में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच एक हिंसक झड़प हुई, तो उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और पूरे के पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को वापस ले लिया। कुछ साल की खामोशी के बाद अब देश एक बार फिर तैयार था। इस बार चुनौती और भी बड़ी और सीधी होने वाली थी। सविनय अवज्ञा, यानी विनम्रता से कानून तोड़ना। इसकी एक बड़ी वजह बना 1928 का साइमन कमीशन। भारत के भविष्य का फैसला करने के लिए एक कमेटी बनाई गई और उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इस अपमान के खिलाफ पूरे देश में जोरदार विरोध हुआ और इसी विरोध से 1929 के लाहौर कांग्रेस में एक नई बुलंद आवाज उठी, पूर्ण स्वराज।
यानी हमें अब पूरी आज़ादी चाहिए। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल, नमक मार्च। गांधी जी की रणनीति देखिए, कितनी शानदार थी। उन्होंने नमक को प्रतीक बनाया, एक ऐसी चीज जो हर भारतीय, अमीर हो या गरीब, उसकी जरूरत थी। वायसरॉय इरविन को खत भेजा, मांगे नहीं मानी गई, और फिर शुरू हुई 240 मील की वो पदयात्रा। दांडी पहुंचकर जब उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाया, तो वो सिर्फ एक मुट्ठी नमक नहीं था, वो ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पर एक सीधी चोट थी। लेकिन एक सवाल, ये जो शब्द था स्वराज, इसका मतलब क्या था? क्या उन लाखों लोगों के लिए जो इस आंदोलन में शामिल हुए, स्वराज का एक ही मतलब था? जवाब इतना सीधा नहीं है। और यहीं पर कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। असल में स्वराज का मतलब सबके लिए एक नहीं था। ये शब्द एक आईने जैसा था, जिसमें हर कोई अपनी उम्मीदें, अपनी परेशानियां देख रहा था। अमीर किसानों के लिए स्वराज का मतलब था कम लगान, तो वहीं गरीब किसानों को उम्मीद थी कि उनका कर्जा माफ हो जाएगा। बिजनेस क्लास चाहती थी कि व्यापार पर अंग्रेजी पाबंदियां हटें, और मिल मजदूरों को बस बेहतर तनख्वाह और काम करने की अच्छी जगह चाहिए थी। एक ही आंदोलन, लेकिन सपने सबके अलग अलग। लक्ष्यों की इसी अलग अलग समझ ने आंदोलन में कुछ दरारें भी पैदा की। जैसे दलितों की भागीदारी सीमित रही, क्योंकि उनके नेताओं को लगता था कि कांग्रेस उनके राजनीतिक अधिकारों के मुद्दे को ठीक से नहीं उठा रही। इसी तरह हिंदू और मुस्लिम संगठनों के बीच बढ़ते अविश्वास की वजह से बहुत से मुसलमानों ने भी आंदोलन से दूरी बनाए रखी। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर सबके राजनीतिक लक्ष्य इतने अलग थे, तो फिर वो कौन सी चीज थी जिसने सबको एक राष्ट्र होने का एहसास कराया? वो सामूहिक अपनेपन की भावना आई कहाँ से? इसका जवाब सिर्फ राजनीति में नहीं, बल्कि संस्कृति में छिपा है। देखिए, कोई भी राष्ट्र सिर्फ लड़ाइयों से नहीं बनता, वो बनता है संस्कृति से, प्रतीकों से, लोक कथाओं से और एक साझा सोच से जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है भारत माता की छवि। शुरुआत में अभिनिंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें एक शांत, आध्यात्मिक सन्यासिनी के रूप में बनाया। लेकिन जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ा, भारत माता की एक और छवि भी उभरी, एक शक्तिशाली योद्धा की, जिसके हाथ में त्रिशूल है। ये तस्वीरें लोगों में अलग अलग भावनाएं जगाने के लिए थीं, कभी भक्ति की तो कभी शक्ति और संघर्ष की। और सिर्फ तस्वीरें ही नहीं, वंदे मातरम जैसा गीत मातृभूमि का भजन बन गया। तिरंगा झंडा अवज्ञा और स्वाभिमान का प्रतीक बना, और इतिहासकारों ने भारत के गौरवशाली अतीत को फिर से लोगों के सामने रखा, ताकि उन्हें अपने इतिहास पर गर्व हो और वे एक साझा विरासत महसूस कर सकें। इन सब ने मिलकर एक सामूहिक पहचान का ताना बाना बुना। और ये सफर हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है कि आखिर किसी भी देश की पहचान बनती कैसे है? क्या उसके राजनीतिक संघर्षों से, या फिर उसके सांस्कृतिक प्रतीकों जैसे झंडे और गीतों से, या फिर इन सबसे ऊपर करोड़ों लोगों के उस एक साझा सपने से जो वो मिलकर देखते हैं? ये सोचने वाली बात है।